पार्टी का हॉल सजा हुआ था और सारे मेहमान आने शुरू हो चुके थे। हनी और बनी दोनों पिंक और ब्लू कलर के कपड़ों में किसी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह तैयार थे। बड़े बड़े बैनर पर हैप्पी बर्थडे युग और सौंदर्य लिखा हुआ था। युग यानी कि बनी, सौंदर्य यानी कि हनी दोनों ही अपने नए दोस्त पीहू से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। जब से कार्तिक ने बताया था कि उसने विक्रांत को भी इनवाइट किया है, युग और सौंदर्य दोनों भी अपने नए दोस्त पीहू और विराट से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। खास करके पीहू से मिलने के लिए। विराट जब से उनसे मिला तो उस वक्त वह अपने उस छोटी सी डॉल के साथ कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था, लेकिन पीहू के साथ दोनों बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अभी वह अपने बाकी भाई बहन देव, देविका, अंश और अंशिका से उन्हें मिलाना चाहते थे। सभी बच्चे इस वक्त चिल्ड्रंस एरिया में खेल रहे थे जब विक्रांत, पंछी, पीहू और विराट के साथ साथ कियारा पार्टी में शामिल हुए। कार्तिक और नन्ही जाकर उन्हें वेलकम करते हैं। अंकल, युग कहाँ है? पीहू ने अपने हाथ में लाए हुए गिफ्ट को देखकर कार्तिक से पूछा। कार्तिक चिल्ड्रंस एरिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वो रहा युग, और वहीं पर सौंदर्य भी है। पीहू पलटकर विक्रांत और पंछी को देखकर बोली, मैं उनके पास जाऊं? पंछी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाया तो पीहू दौड़ते हुए युग की तरफ भाग गई। कार्तिक ने विक्रांत और विराट को देखा, जो कि अभी अपने साथ उन छोटे से बच्चे बाबा साइकिल पे बिठाए उसी के हैंडल को पकड़े हुए देखकर खुश हो रहा था। बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था तो उन्होंने गर्दन ना में ही हिला दिया। कार्तिक उस प्यारी सी बच्ची को देखकर बोला, मुझे इसके पेरेंट्स को लेकर बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी प्यारी बच्ची है, जाने इसके माँ बाप कैसे होंगे, कितना ढूंढ रहे होंगे। विराट कार्तिक की बात सुनने के बाद कहता है, इसका अब कोई नहीं है, इसका सब कुछ अब मैं हूँ। अब इसे कोई चाहिए भी नहीं। तो आप लोग अगर इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो तो दिस मैन भी ढूंढिए। विक्रांत थोड़ी तेज़ आवाज़ में विराट से बोला। विराट, बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। विराट उस बेबी साइकिल को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हुए बोला, आप लोग बात कीजिए, मैं मेरी डॉल के साथ खेलूँगा। विराट के ना में अपनी गर्दन हिला दी और विराट की तरफ देखने लगा, जो उन सब भीड़ से दूर उस बेबी साइकिल को एक साइड में रख चुका था और वहीं सोफे पर बैठकर उस बच्ची के साथ बात कर रहा था। भाई कुछ भी कहो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे बेटे की बात को वह बच्ची समझ में खो भी रही है। देख रहे हो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। कार्तिक विराट को देखते हुए बोला। चारों एक बार उस तरफ देखते हैं और फिर पार्टी पर अपने दोस्त और सहेलियों से मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पीहू भी अपने हाथ में गिफ्ट लिए युग और सौंदर्य के पास आकर अपने जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। युग उसे देविका, देव, अंश, अंशिका से मिलवाता है। तुम्हारा भाई नहीं आया? युग बोला। हाँ आया है, मैं तुम लोगों को मिलाती हूँ उससे, पीहू ने कहा। पीहू और विराट 5 साल के हैं, जबकि युग और सौंदर्य दोनों 9 साल के थे, लेकिन दोनों में दोस्ती थी, इसलिए सभी एक दूसरे को नाम से ही बुलाया करते थे। युग अपने सभी भाई बहनों के साथ विराट से मिलने के लिए उस कॉर्नर में गया जहाँ पर विराट इस वक्त पीहू के साथ बैठा खेल रहा था। कियारा इस वक्त नन्हे नन्हे कदमों से यहाँ से वहाँ चल रही थी, जबकि विराट उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था। पीहू के पास आई और बोली, विराट देखो हमारे फ्रेंड्स। विराट ने पीहू की बात सुनकर एक बार उन सब की तरफ देखा और छोटी मुस्कुराहट उन्हें देने के बाद फिर से कियारा के साथ खेलने लगा। इधर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। पीहू ने फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। विराट कियारा के नन्हे से हाथ को पकड़कर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पीहू ने विराट के कंधे पर हाथ रखा और एक लाइन में युग से लेकर अंशिका तक देखते हुए बोली, फ्रेंड्स ये मेरा भाई है विराट, और विराट, युग, पुर और सौंदर्य को तुम जानते हो ना, और वे उसके भाई बहन हैं देविका, देव, अंश और अंशिका। विराट ने अपना हाथ उठाकर उन सब की तरफ हेलो करा। देव थोड़ा सा आगे आया और कियारा के पास बैठते हुए बोला, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। देव ने कियारा के दोनों गालों को धीरे से खींचा तो कियारा खिलखिलाकर उस पर हंस पड़ी। विराट इस तरह से युग के कियारा के गाल खींचने पर उसके हाथ को चटकते हुए बोला,
ये मेरी डॉल है, इसे मत छुओ। देव फिर भी कियारा को देख रहा था और कियारा देव को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन विराट ने कियारा को अपने पीछे खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना ये मेरी डॉल है, इससे बात मत करो। कियारा अभी विराट के पीछे से झांकने लगी। देव भी बिना डरे कियारा को देखने लगा। कियारा जो कि 2 साल की थी, छोटे छोटे कदम लेकर देव की तरफ जाकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती। विराट देव को मानो इस तरह से देख रहा था जैसे वह अपने आंखों से उसे जला देगा। विराट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कियारा जिसे वह इतना प्यार करता है वो बस पहली मुलाकात में उसे छोड़कर देव के पास चली गई थी। तभी पंछी आई। उसने कियारा को अपनी गोद में उठाते हुए विराट और पीहू से कहा, तुम दोनों इसे परेशान कर रहे हो। कियारा पंछी के गले में अपने हाथ लपेटकर उसके कंधे पर सर रखकर आराम कर रही थी, जबकि इस वक्त बर्थडे का केक काटा जा रहा था। विराट कहने को तो सबके साथ था, लेकिन उसकी नज़र अभी पंछी की गोद में चैन से सो रही कियारा पर है। एक जोर नज़र विराट की देव पर भी थी, जो कि कियारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाने पर जब विक्रांत अपने परिवार के साथ बाहर आने लगा तो देव दूर कर पंछी के सामने खड़े होते हुए बोला, आंटी, मेरा जब मन करेगा मैं कियारा से खेलने के लिए आपके घर आ सकता हूँ। पंछी ने मुस्कुराकर प्रीति की तरफ देखा, जो कि किसी के साथ साथ उसके पास आई थी। प्रीति अपने बेटे के कान खींचते हुए बोली, देख रही हो, मुझे वहाँ से खींच कर लेकर आया है कि आंटी ने उनका एड्रेस ले लो। मैं कियारा के साथ खेलने के लिए उनके घर जाऊँगा। पंछी ने मुस्कुराकर प्यार से देव को देखकर माथे पर हाथ देते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा मन हो तुम अपने अंकल को बता देना, और तुम ही नहीं, वो सारे बच्चों को हमारे घर पर भेजेंगे। फिर तुम लोग खेलना कियारा के साथ। सभी बच्चे कियारा के साथ खेलने के नाम पर खुश हो गए थे और सबको खुश देखकर कियारा भी ताली बजा रही थी। समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा के बीच नन्ही और कार्तिक इस वक्त एक पानी पूरी के ठेले पर खड़े थे। कार्तिक गुस्से से नन्ही को घूर रहा था, जबकि नन्ही को कार्तिक के गुस्से पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कार्तिक के गाल खींचते हुए कहा, मुझे गोलगप्पा खाना है, लेकिन आपके गाल मुझे गोलगप्पा नज़र आ रहे हैं। ऐसे गाल फुलाए क्यों नज़र आ रहे हैं? ये हेल्दी नहीं है। मैं तुम्हें होटल में खिला रहा था ना मिस्टर कपूर, पानी पूरी यहाँ खाने में मज़ा आता है। वो होटल का भी पानी पूरी कोई पानी पूरी होता है? तभी पानी पूरी वाले ने पानी पूरी नन्ही के कटोरे में डाली और नन्ही जैसे उसे अपने हाथों में लिया, कार्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ जान, मत खाओ, बीमार हो जाओगी। मिस्टर कपूर ने पूरी ज़िंदगी यही खाती आई हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे, कहकर नन्ही ने उस पानी पूरी को अपने मुंह में लिया और अपनी आंखें बंद करके उसे खाने लगी। कार्तिक नन्ही को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर पानी पूरी को खाते वक्त इतना चैन, इतना सुकून और खुशी थी कि लग रहा था जाने कितनी कीमती चीज़ उसे मिली हो। पिछले 2 घंटे से पानी पूरी का नाम लेकर उसने कार्तिक को परेशान करके दिया था। कार्तिक के लाख कोशिश के बाद भी नंदिनी किसी 5 स्टार होटल में जाने को तैयार नहीं हुई, तो हार मानकर कार्तिक को उसे इस बीच पर बनी हुई इस पानीपुरी के ठेले तक लेकर आना पड़ा था। भैया, थोड़ा सा और तीखा बनाना और थोड़ा खट्टा भी डालना। नन्ही ने अपने मुंह के पानीपुरी को ख़त्म होते ही पानीपुरी वाले को अपना ऑर्डर बता दिया। नन्ही ने जैसे ही दूसरी पानीपुरी को अपने मुंह में लिया, कार्तिक ने देखा उसके लाल हो रहे चेहरे को पानी पूरी खाते वक्त नन्ही की आंखों से थोड़े थोड़े से आंसू और चेहरा लाल हो चुका था। जान, तुम ठीक हो? कार्तिक रुमाल से उसका चेहरा पोंछते हुए कहा। मिस्टर कपूर, ये कितना यमी है, आप भी खाकर देखिए, कहकर अपने कटोरे में मौजूद दूसरी पानी पूरी को कार्तिक के मुंह में डाल दिया। और कार्तिक, उसने ना खाने वक्त के लिए अपना मुंह खोला ही था, अचानक से अपने मुंह में आए हुए इस पानी पूरी को खाते अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब ये पानी पूरी ना तो उससे खाया जा रहा था और ना ही उगला जा रहा था। पानी पूरी इतना तीखा था कि उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और जैसे तैसे निकलकर
पानी की बोतल की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिया। तुम पागल हो गई हो, इतना तीखा कोई खाता है क्या? कहकर उसने जल्दी जल्दी पानी के घूंट अपने मुंह में भरना शुरू कर दिया। मिस्टर कपूर, ये कितना यमी है, आप इसे कैसे कह सकते हो? नन्ही ने एक और पानी पूरी अपने मुंह में डालते हुए तो कार्तिक अपने मुंह खोले नन्ही को ही देखता रह गया। उसने अपनी गर्दन नाव में हिलाते हुए कहा, तुम आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं आओगी। मैं जब भी पानी पूरी खाना होगा घर पर सर्वेंट को बताओगी और वो बनाएंगे तुम्हारे लिए। कार्तिक वहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपने हाथ बांधे खड़ा था, जबकि नंदी ने पहले तो भर मन के पानी पूरी खाया, उसके बाद बड़ा सा छोला चाट खाया और फिर अपनी जुबान को गोल गोल घुमाते हुए बोली, मिस्टर कपूर, ये बहुत तीखा था, प्लीज़ अब जल्दी जल्दी जलेबी खिला दीजिए। नन्ही के ये कहते ही कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके नन्ही को देखने लगा। वह तब तक इस लड़की को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मत खाओ, तीखा है, पर उसे वक्त इस बड़ी सबसे टेस्टी चीज़ पर नज़र आ रही थी और जब जब उसका पेट भर गया तो उसे तीखा लग रहा था। देख क्या रहे हो, चलिए ना, जल्दी से वहाँ जलेबी वाला है, जलेबी खिलाएं, कहकर कार्तिक ने नन्ही को अपने आगे धकेल के उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे धकेलते हुए जलेबी वाले तक लेकर आई। कार्तिक ने अपने हाथों से वहां से रखी हुई जलेबी उठाकर नन्ही को खिलाने लगा तो जलेबी वाला बोला, साहब वजन से बिकता है, हाँ तो दे दूंगा तुम्हें पैसे, कहकर कार्तिक बिना वजन करवाए वहां से जलेबी लेकर एक एक करके नन्ही को खिला रहा था। नन्ही जो कि तीखा खाकर पूरी लाल और पसीने से ओत-पोत थी, अब इस जलेबी की मिठास पर मुस्कुराकर कार्तिक के सामने खड़े उससे हाथों से जलेबी खा रही थी। अपने जेब से पैसे निकालकर उसने जलेबी वाले के पास रखा और नन्ही का हाथ पकड़कर वहां से बढ़ गया। साहब छुट्टे पैसे, जलेबी वाले ने आवाज़ दे दिया, लेकिन कार्तिक और नन्ही अब तक आगे बढ़ चुका था। गजब की जोड़ी है भाई, कहकर जलेबी वाले ने उन पैसों को फिर से अपने डब्बे में रख दिया। मिस्टर कपूर, मुझे मज़ा आया, थैंक यू, आप कल फिर से मुझे लेकर आओगे। जान, इतना तीखा ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ना हमारे बच्चे के लिए, कार्तिक बोला, पर टेस्टी था। कार्तिक ने अपनी आंखें नन्ही को दिखाई तो नन्ही मुंह फुलाते हुए बोली, सिर्फ कहने के लिए लोग कहते हैं, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम बहुत अच्छी हो। सारा प्यार तो अभी बच्चा आया भी नहीं और निकलता जा रहा है। कार्तिक उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर गाड़ी के करीब आते हुए बोला, इमोशनल डायलॉग मत मारो, चलो अंदर बैठो। नन्ही अंदर बैठी तो कार्तिक ने सीट बेल्ट बांधते हुए नन्ही को कहा, और कुछ चाहिए तुम्हें? नन्ही ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। कार्तिक नन्ही की आंखों में देखते हुए बोला, क्या? नन्ही कार्तिक के होठों के ऊपर उंगली रखते हुए बोली, एक प्यारी सी पप्पी। कार्तिक मुस्कुराकर उसके होठों को हल्के से छूते हुए बोला, इतना काफ़ी है या और? नन्ही कार्तिक के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसके माथे को किस करते हुए बोली, बस। कार्तिक अपने माथे से उसके माथे पर हल्के से मारते हुए खड़ा होता है और गाड़ी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी घर की तरफ घुमा देता है। नन्ही हर बढ़ते महीने के साथ बच्ची बनती जा रही थी और कार्तिक उसे संभाल रहा था। उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। भले ही हनी और बनी उसके बच्चे थे, लेकिन रंभा के साथ संबंध उसका ठीक नहीं था होने के कारण उसने कभी भी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया था। बच्चों की पहली किक या पहली करवट, बीबी के साथ अल्ट्रासाउंड के वक्त बच्चे की हलचल को महसूस करना और मशीन के सहारे बच्चे की धड़कन को धड़कते हुए सुनना, ये सब कुछ कार्तिक के लिए भी पहला मौका था। जिस तरह नंदी ने इन सभी चीज़ों को लेकर एक्साइटेड रहती, वहीं कार्तिक भी बिल्कुल वैसा ही था। कार्तिक ही नहीं बल्कि घर का हर एक सदस्य नन्ही को चाहता था, खास करके जब से नन्ही आई थी। कार्तिक के बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया था। गुस्सा तो अभी उसे रहता था, लेकिन अब वह उतना शॉर्ट टेम्पर्ड वाला आदमी नहीं था। मिस्टर कपूर, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, नन्ही बिस्तर पर बैठते हुए बोली। तुम ठीक हो ना?
मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं? नहीं, बस हल्के हल्के से मेरे पेट को सहला दीजिए। अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। नन्ही, जिसे आज सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा था, कार्तिक को पकड़कर उसके बाहों में सोई हुई थी। आज उसने कार्तिक को ऑफिस भी नहीं जाने दिया था, ये कहकर कि आज उसके साथ रहना चाहती है और उसकी हर एक जिद पूरा करने वाला। कार्तिक आज उसके पास रुक भी गया था। कार्तिक की शर्ट को नंदी ने अपने दोनों हथेलियों में कसकर पकड़ा हुआ था। चांद, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे यहीं रहना है, आपके पास, थोड़ी देर के लिए, प्लीज़। कार्तिक ने धीरे से कर नन्ही का माथा सहलाना शुरू कर दिया। नन्ही उसे दर्द में भी धीरे धीरे आंखें बंद करके नींद के आगोश में जा रही थी। कार्तिक ने महसूस किया कि नन्ही सो चुकी है। उसने धीरे से नन्ही के सर को तकिए पर रखा और अच्छी तरह से उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके बाल को प्यार से सहलाने लगा। नन्ही थोड़ी सी मोटी हो गई थी, जिसके कारण उसके फूले फूले गाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कार्तिक ने उसके गाल को थोड़ा सा खींचा और फिर उसके नोज़ पर किस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी तरह एक बेटी चाहिए। तभी उसने देखा कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने नन्ही को वहीं पर छोड़ दिया और अपना फ़ोन लेकर स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। यहाँ रसोई घर में दादी माँ और कार्तिक की माँ सभी, क्योंकि नन्ही की डिलीवरी की डेट आ चुकी थी, उसका बैग पैक करके रख चुके थे। प्रीति, तुम उसके लिए कुछ लड्डू वगैरह बना देना। और हाँ, तुमने छोटे से पालने के लिए भी जो मैंने कहा था उसके लिए कहा या नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने कह दिया। उन्होंने कहा है जब हम कॉल करेंगे वे घर पर भिजवा देंगे। प्रीति मैस बंद करके बोली। हाँ, कोई भी कमी ना रह जाए, देखना बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और हमारी नन्ही एक प्यारे से बच्चे को लेकर इस घर में आ जाए। और वैसे भी उसके दिन आगे बढ़ गए हैं, कहकर प्रीति ने लड्डू के डब्बे में भरने लगी, जो अभी वे तीनों मिलकर बना रही थी। अभी तीनों एक साथ चलकर किचन से बाहर आए ही थे कि उन्हें सामने आंख मलती हुई नन्ही दिखाई दी। नन्ही, कैसी है तबीयत तुम्हारी बेटा? डॉक्टर के पास चलोगी क्या? दादी माँ ने कहा ही था कि नन्ही के पैर के सामने वाले कारपेट पर फंसा और वो ज़मीन पर गिरने लगी। वह अपने पेट के बल ही ज़मीन पर गिरती पर अपनी हथेलियों से उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन वह अपने आप को गिरने से बचा नहीं सकी। उसको इस तरह से गिरते हुए देखकर कार्तिक की माँ, दादी और प्रीति तीनों एक साथ नन्ही का नाम लेकर चीख पड़ी। प्रीति और सबकी चीखने आवाज़ कार्तिक के कानों में भी पड़ी। इस तरह नन्ही का नाम लेकर चीखे जाने पर कार्तिक ने अपने हाथ में मौजूद फाइल को वहीं टेबल पर फेंका और अपने बेडरूम की ओर भागा। स्टडी रूम का दरवाज़ा उसके बेडरूम में खुलता था, लेकिन बेडरूम खाली था। दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था तो कार्तिक दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। उसके मुंह से भी एक चीख निकली, क्योंकि इस वक्त नन्ही ज़मीन पर पड़ी हुई बेहोश थी, जबकि प्रीति उसके गाल को थपथपाकर उसे आवाज़ दे रही थी। क्या हुआ? कार्तिक उसके पास बैठे हुए बोला। ये गिर गई। प्रीति की आवाज़ में इतना खौफ था कि उसे खौफ को महसूस करते ही कार्तिक मानो अंदर तक सिहर गया। गिर गई? तभी कार्तिक की नज़र नन्ही के पैर पर गई, जिसके पायल की नुपुर वहाँ के कारपेट में फंसा हुआ था। उसने जल्दी से खींचकर पायल और उस कारपेट के लेस को अलग किया, नन्ही को गोद में उठाया और घर से बाहर की ओर भागा। घर के बाकी लोग भी जो इस वक्त घर पर थे, सभी अपनी गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए निकल चुके थे। बैक सीट पर नन्ही को गोद में लिए कार्तिक कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस उसे अपने सीने से लगवाए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ड्राइवर, जो कि इस वक्त ही इमरजेंसी को समझ रहा था, गाड़ी को सुरक्षा के साथ तेज़ी से चलाते हुए अस्पताल के रास्ते की ओर बढ़ गया। प्रीति ने सत्यम को कॉल कर दिया था। सत्यम ने अस्पताल में कॉल करके ये बता दिया था कि कार्तिक नन्ही को लेकर आने वाला है। नन्ही के डॉक्टर को बुला लिया गया था और इस वक्त वह अस्पताल के बाहर ही खड़ी थी। कार्तिक के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। बस वह नन्ही को अपने गोद में लिए उसे सीने से लगाए एक तक सामने देख रहा था, मानो जैसे भगवान से कुछ पूछ रहा हो। हॉस्पिटल आते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कार्तिक से कहा, सर हॉस्पिटल आ गया। वह जल्दी से निकल कर आया और कार्तिक की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर कार्तिक
नज़र उस तरफ की और वह जल्दी से नन्ही की गोद में उठाए बाहर निकाला। नन्ही के हाथ अभी हवा में झूल रहे थे, जिसका मतलब था वो अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर, वार्ड बॉय, स्ट्रेचर सब इस वक्त वहीं पर था। कार्तिक ने स्ट्रेचर पर नन्ही को लिटाया और एक तरफ से वार्ड बॉय और दूसरी तरफ से कार्तिक ने स्ट्रेचर को पकड़ा और अस्पताल के अंदर लेकर आ गया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर नन्ही को लेकर जाने से पहले कार्तिक ने एक बार नन्ही के चेहरे को प्यार से अपने हाथ में थामा, उसके माथे को चूमकर उसे धीरे से कहा, साथ नहीं छोड़ सकती तुम मेरा, याद रखना। स्टाफ स्ट्रेचर को आगे खींचते हुए लेकर चला गया और उसी के साथ नन्ही का हाथ, जो कि इस वक्त कार्तिक ने थामा हुआ था, उसके हाथों से छूटता हुआ चला गया। डॉक्टर अंदर जाती उससे पहले ही कार्तिक ने डॉक्टर के दोनों बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, डोंट वरी कार्तिक, सब ठीक होगा। डॉक्टर ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो कार्तिक उसके बाजू को छोड़कर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ उसे बचा लेना, प्लीज़ मेरी पत्नी को कुछ मत होने देना। याद रखना तुम्हारी प्रायोरिटी नन्ही होनी चाहिए, तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा, भगवान पर भरोसा रखो, कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई और कार्तिक वहीं रह गया, फिर से अपने उस 3 साल पहले वाले अवस्था में जब उसने नन्ही को खोने का डर था। आज फिर से वो इस दोहराए पर खड़ा था, खुद को कोसते हुए कि क्यों उसने नन्ही को प्रेग्नेंट होने दिया, क्यों उसे छोड़कर स्टडी रूम में गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और कार्तिक की तरफ देखकर बोले, इस पर साइन कर दीजिए, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्यों, क्या हुआ? कार्तिक डरते हुए बोला, मिस्टर कार्तिक कपूर, आपकी वाइफ बेहोश हो चुकी है, इस वक्त नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। उसको कोई खतरा तो नहीं है ना? प्रीति आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं, शी इज़ परफेक्टली फाइन, पर शायद गिरने की वजह से वो डर गई और इस कारण बेहोश हो चुकी है। ऑपरेशन करके हम बच्चे को निकाल लेंगे। प्रीति कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर साइन करने के लिए पेपर की तरफ इशारा किया। कार्तिक डॉक्यूमेंट पर साइन करके डॉक्टर के हाथ में देकर बोला, प्लीज़ इसे। वो कुछ और कहता उससे पहले ही डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, डोंट वरी, हर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंदर जा चुके थे। लगभग 1 घंटा होने को आया था। पूरा परिवार इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ा था। सिस्टर एक प्यारे से बच्चे को कपड़े में लपेट कर लेकर आई। दरवाज़ा खुलते ही नर्स को बच्चे को लेकर आता देख सभी उनकी तरफ भागे। नर्स मुस्कुराकर कार्तिक को देखकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा है। कार्तिक अपना हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में ले लेता है और प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। बिल्कुल नन्ही के जैसा चेहरा लग रहा था। बच्चे को देखने के बाद कार्तिक ने कहा, मेरी वाइफ ठीक है ना? जी अभी बेहोश है, आप 2 घंटे के बाद उनसे मिल सकते हैं। कार्तिक बच्चे को देखने के बाद अपने घर वालों की तरफ बच्चों को दिखाते हुए बोला, ये तो बिल्कुल जूनियर नन्ही नहीं लग रहा। सभी ने एक झलक अपने उस बच्चे को देखकर वापस बच्चों को नर्स के हवाले कर देते हैं। थोड़ी देर बाद नन्ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वह अब पहले से काफ़ी ठीक थी, होश में थी। कार्तिक जैसे उसके कमरे में गया, नंदिनी मुस्कुराकर अपनी हथेली को खोलकर उसकी तरफ फैलाती है। कैसी हो तुम? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ मिस्टर कपूर। आपने हमारे बच्चे को देखा? बिल्कुल तुम्हारी तरह जूनियर नन्ही दिखता है। कार्तिक बोला, मिस्टर कपूर वो लड़का है। नन्ही ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने उसे देखा नहीं है अभी ठीक से शायद, वो बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी लग रहा है। रघुवीर जी बच्चे को उनके हाथ में देते हुए बोले, आंखों में नमी हुई उस बच्चे को ऐसे देख रहे हैं मानो जैसे उन्होंने पहली बार नन्ही को लिया हो। कार्तिक के पापा उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। रघुवीर जी जो बच्चे के उनके हाथों में देते हुए बोले, नन्ही जब हुई थी बिल्कुल ऐसी थी। देखते ही वक्त नन्ही कितनी तेज़ी से बदल गया। आज मेरी नन्ही इतनी बड़ी हो गई है। रघुवीर जी जो वहीं सोफे पर बैठे बैठे नन्ही और कार्तिक को देख रहे थे। नन्ही जो कि इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी और कार्तिक उसके हथेली पर अपने हाथ को रखे उससे बात कर रहा था। कुछ ही देर में अरविंद और रिक्की घर के सभी बच्चे को लेकर आए। सभी अपने छोटे भाई को देखने के लिए उत्सुक हैं। देव बच्चे को देखने के बाद प्रीति की तरफ देखकर बोला, मॉम
कि बहुत प्यारा है, लेकिन आपको पता है इससे भी ज़्यादा प्यारा तो कियारा है। प्रीति आंखें दिखाकर देव को देखने लगती है तो देव अपनी बहन देविका की ओर देखते हुए बोला, तुम बताओ दीदी, कियारा इससे ज़्यादा क्यूट है ना। सभी स्फुर कर देव को देख रहे थे, जिसने कि अभी भी उस न्यूबॉर्न बेबी का कंपैरिजन किया था। देव थोड़ा सा डरते हुए पीछे की तरफ आया और सत्यम के पीछे जाकर छुप गया तो सब ठहाका मारकर उसके ऊपर हंस पड़े। अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई नन्ही की शादी मोना के भाग जाने के कारण कार्तिक से हुई थी, मगर आज कार्तिक और नन्ही एक आइडल कपल है। दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर थे। कार्तिक रंभा के साथ एक बार शादी करके शादी का अनुभव को करवा समझ रहा था और बस अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी के लिए मान गया था। नन्ही के उसकी ज़िंदगी में आते ही ना सिर्फ उसे प्यार का एहसास हुआ, बल्कि उसके लिए इस शादीशुदा लाइफ में मिठास थी। नन्ही उसे अपने इशारों पर नचाता था और कार्तिक खुशी खुशी उसके इशारों पर नाचता था, ये जानकर भी कि नन्ही कभी कभी बस उसे परेशान करने के लिए झूठ बोल देती है कि वो बीमार है या फिर भूख लगी है, उसे कुछ खाना है। कार्तिक फिर भी उसके उंगली के इशारों पर नाच रहा है। नन्ही ने अपने बच्चे को प्यार दिया है, बल्कि हनी और बनी को भी उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था। नन्ही हनी और बनी के लिए भी कार्तिक से ज़्यादा प्यारी है। ज़्यादा प्यार उन्हें नन्ही से ही मिलता है। सारे बच्चे बड़े हो रहे थे और हमारे ये सारे लव कपल्स जिनकी उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उनके अंदर रोमांस टीनेजर वाली आती जा रही थी। रुद्र हस्बैंड को अपनी इनोसेंट वाइफ मिल गई। रुद्र हस्बैंड की इनोसेंट वाइफ, इसको आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आगे आप और कैसी कहानी सुनना चाहेंगे।